ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। आ, आ, एक सेकंड। आज हम स्मार्ट फार्मिंग के एक बहुत ही बेस और जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं कि एक अच्छी और मजबूत बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन का भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। वैसे ही खेती में भी कामयाबी की नींव होती है, ठीक है, हमारी मिट्टी। जैसे कि घर बनाने के लिए हमें देखना होता है कि हमारा नींव स्ट्रांग है कि नहीं है, वैसे ही मिट्टी का स्ट्रांग होना अगर हम खेती कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सॉइल हेल्दी है तो फसल अपने आप बढ़िया होगी। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि मिट्टी की हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाता है और टेक्नोलॉजी की मदद से क्रॉप या फसल पर हम कैसे नजर रखते हैं, ठीक है, उसको कैसे मॉनिटर करते हैं। आप पीपीटी का हर स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेक्चर के साथ लेते जाना सेशन ऑब्जेक्टिव्स में। तो इस 1 घंटे के सेशन के एंड तक आप सब ये सारी चीजें समझ जाओगे कि सॉइल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है, मिट्टी की सेहत हमारी खेती के लिए क्यों जरूरी है, एंड लर्न हाउ क्रॉप्स आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन सॉइल कंडीशंस। मिट्टी की कंडीशन यानी मिट्टी की हालात को देखकर सही फसल का चुनाव कैसे करना है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, खाद को सही मात्रा और सही तरीके से कैसे यूज करना है। देन डाटा बेस्ड डिसीजंस यानी कि कंप्यूटर मोबाइल के डाटा से किसान बेहतर फैसले कैसे ले सकता है। मॉनिटर के मेथड्स देखेंगे कि सॉइल और क्रॉप को देखभाल और मॉनिटरिंग के लिए क्या तरीके हैं और कौन से तरीके हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट। Soil and crop management involves maintaining healthy soil and monitoring crop to improve agriculture productivity. Soil and crop management का सिंपल मतलब है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी को बनाए रखने और फसलों की ग्रोथ पर लगातार नजर रखने के लिए, ताकि खेती की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो किसानों की मदद करते हैं। जो भी प्रैक्टिसेस है गुड मैनेजमेंट के, अगर किसान जो है वो मैनेजमेंट को सही से फॉलो करेगा तो उन्हें क्या फायदे मिल सकते हैं, और देखते हैं। क्रॉप ईल्ड यानी कि जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। इंक्रीज ऑफ क्रॉप ईल्ड, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी यानी मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो हमेशा बना रहता है। रिड्यूस फार्मिंग कॉस्ट, खेती का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। क्रॉप में लगने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी बचा जाता है, उससे हम पहले ही रोक सकते हैं। यूजेज रिसोर्सेज इफिशिएंसी, पानी और खाद जैसे जो रिसोर्सेज है वो एकदम इफिशिएंट यूज होते हैं, ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में या बर्बादी नहीं होती है उनकी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हेल्दी सॉइल जो है वो सक्सेसफुल खेती का, सफलता पूर्वक खेती का एक नींव है, ठीक है। जो हेल्दी सॉइल है, स्वस्थ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी नींव रखती है अच्छी खेती का, ठीक है। देन व्हाट इज सॉइल हेल्थ। सॉइल हेल्थ से हम क्या समझते हैं? सॉइल हेल्थ रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ सॉइल एंड इट्स एबिलिटी टू सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। सॉइल हेल्थ का मतलब है कि मिट्टी की वो फिजिकल और केमिकल कंडीशन जिससे वो पौधों की ग्रोथ को अच्छी तरह से सपोर्ट कर सके। एक हेल्दी सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, पानी, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ, हवा और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, जो कि मिट्टी को उपजाऊ रखते हैं, ठीक है। इंडिकेटर क्या क्या है हेल्दी सॉइल के, कैसे पहचाने कि मिट्टी जो है वो हेल्दी है? उसमें हमें पानी रोकने की अच्छी क्षमता हो, गुड वाटर रिटेंशन। अगर हम पानी अपने सिंचाई कर रहे हैं खेतों में तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में ही पानी सूख जा रही है, हमें बार बार हर घंटे घंटे पानी की सिंचाई करनी पा रही है, नहीं। मिट्टी की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, पानी को रोकने की क्षमता वो अच्छी हो, वो न्यूट्रिशन को के भरपूर हो, रिच न्यूट्रिशन रिच हो, उसमें हर तरह के न्यूट्रिशन हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, है ना, पोटेशियम। उसका टेक्सचर जो है वो प्रॉपर हो, ना ज्यादा कड़ी हो ना ज्यादा रेतीली मिट्टी हो, है ना। और उसमें पौधों की ग्रोथ बहुत तेजी और मजबूती से हो। तो ये सब
कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ पहचान करने के कि कैसे हमें पता है कि हमारी मिट्टी जो है वो हेल्दी है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल हेल्थ। अगर मिट्टी खराब होगी तो आप चाहे जितने अच्छे बीज डालो, ठीक है, कितने महंगे से महंगे सीड डाल दो, उसमें फसल अच्छी नहीं उगेगी। पुअर सॉइल हेल्थ से क्रॉप की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों ही गिर जाते हैं। तो अगर आप गंदी मिट्टी में, जो कि उपजाऊ नहीं है, जो कि बहुत रेतीली सी थी, पानी डाल रहे हो, हर घंटे घंटे पानी डाल रहे हो, तब भी सूखा ही लग रहा है, तो उसमें आप कितने भी अच्छे बीज बोगे, कुछ भी करोगे, उसमें जो उपजाऊपन है वो कम होगा और जो पैदावार होगी वो भी नहीं मिलेगी। हेल्दी सॉइल क्यों जरूरी है? तो हेल्दी सॉइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये पौधों को सीधा खड़ा रखने और उनकी ग्रोथ में मदद करता है। इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, पैदावार जो है वो बढ़ती है। पानी को ज्यादा समय तक रोक के रखती है, जिससे बार बार सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। हेल्प्स रिटेन वाटर, रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटना या बहना उसको रोकती है। अच्छी मिट्टी जो है वो तेज पानी से नहीं बहती है या कटती नहीं है। पौधों को सारे जरूरी पोषक तत्व जो है न्यूट्रिएंट्स, वो सही मात्रा में सप्लाई करती है। अगर हेल्दी सॉइल है तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम में सारे सही मात्रा में होंगे और वो पौधों को वो सारे न्यूट्रिशन दे पाएगी ताकि पौधा जो है अच्छे से उगे। पुअर सॉइल हेल्थ अगर होगी तो क्रॉप की क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है, जो अच्छी फसल नहीं उगती है और ज्यादा मात्रा में भी नहीं उगती है। समझ आ रहा है यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? समझ आ रहा है? कोई डाउट है अभी? इतने में कोई डाउट है? ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की जांच। सॉइल टेस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ चेकिंग सॉइल क्वालिटी एंड न्यूट्रिएंट लेवल्स। जैसे हम बीमार होने पर ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, वैसे ही खेती शुरू करने से पहले अगर हम सॉइल की टेस्टिंग करवाते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमें कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं। अगर उसमें जैसे एनपीके डालेंगे हम, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, फर्टिलाइजर डालना है हमें, खाद डालेंगे हम उसमें। अगर हमें दिख रहा है कि वो मिट्टी बहुत पानी नहीं होल्ड कर पा रही है, तो इन सब चीजों के लिए हम उसकी जांच कराते हैं। जैसे हमें तबीयत हमारी खराब लगती है तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सॉइल टेस्टिंग भी करवाना जरूरी है। तो उससे क्वालिटी और न्यूट्रिएंट्स का लेवल जो है वो चेक हो जाता है साइंटिफिक प्रोसेस से। इससे किसान को क्या पता चलता है, कैसे ये फार्मर, हाउ इट हेल्प फार्मर्स। तो सॉइल की जो पीएच लेवल है वो कितनी एसिडिक है या अल्कलीन है, मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है, उसकी फर्टिलिटी का, उपजाऊपन का क्या स्टेटस है और उसमें कितना मॉइस्चर है, इसके बारे में पता चलता है। इससे बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट देखकर किसान बिल्कुल सही खाद और सही फर्टिलाइजर का जो है वो चुनाव करता है कि उसमें कौन से फर्टिलाइजर डालने हैं। सही फसल भी सेलेक्ट करता है कि अच्छा मेरी ये जो सॉइल है इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है, तो हम जो है हम इसमें गेहूं उगा लेते हैं। अगर उसको अपने सॉइल के बारे में पता होगा कि वो कौन सी फसल ज्यादा अच्छा देगी, तो हम टेस्ट करा के ये सब चीजों का पता लगवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल न्यूट्रिशन। प्लांट नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट को जो है हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की जरूरत है। पौधों को भी बड़ा होने के लिए अलग अलग पोषक तत्व चाहिए जो उनको सॉइल से ही मिलता है। जो जड़ें हैं वो सॉइल से ही वो पोषक तत्व निकाल कर पेड़ों तक पहुंचाती है, तो वो सारी पोषक तत्वों का सॉइल में होना बहुत जरूरी है। सबसे मेन है नाइट्रोजन, जो कि लीफ ग्रोथ यानी कि पत्तों के बढ़ने में मदद करता है। फॉस्फोरस, ये ज्यादा, ये जो है वो जड़ों के विकास के लिए यानी कि रूट डेवलपमेंट में मदद करता है। पोटेशियम, ये पौधे के ओवरऑल स्ट्रेंथ और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। फिर कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी है हमारे पास, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर जरूरी होते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स हम देखेंगे। जब मिट्टी में ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो बैलेंस होते हैं
तभी क्रॉप की जो क्वालिटी है और यील्ड जो है वो बेस्ट मिलती है। ठीक है, जैसे हमें भी पता है कि हमें न्यूट्रिशन सोर्स का कितना ज्यादा जरूरत होता है। हम या तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, या हम ध्यान रखते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं ले रहे हैं, हम ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे ही पौधों को भी वो सब सारी चीजों की जरूरत है जो उनको मिट्टी से मिलती है। तो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब चीजें हैं या नहीं, इन सब का पता होना जरूरी है, ताकि हम उस हिसाब से पौधे लगाएं, उस हिसाब से फसल लगाएं, और उसी हिसाब से उसमें फर्टिलाइजर भी डालें। नेक्स्ट है क्रॉप सिलेक्शन। क्रॉप सिलेक्शन यानी कि फसल का चुनाव। क्रॉप सिलेक्शन मींस चूजिंग क्रॉप सुटेबल फॉर स्पेसिफिक सॉइल एंड क्लाइमेट कंडीशन। अब हमने जो है टेस्टिंग कर ली, अब हमें पता है कि हमें कौन सा फसल उगाएंगे, क्योंकि हमारे सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स है। तो उसके हिसाब से जब हम फसल का चुनाव करते हैं तो उसे हम क्रॉप सिलेक्शन कहते हैं। कौन से फैक्टर्स इस पे असर डालते हैं? सॉइल टाइप, वहां का क्लाइमेट कैसा है, मिट्टी किस प्रकार की है, पानी कितना वहां पे अवेलेबल है, मार्केट में उस फसल की डिमांड है या नहीं, और अभी जो सीजन चल रहा है वो कौन सा है। ठीक है, देखो अब कोई भी फसल लगाओगे तो तुमको चाहिए क्या? प्रॉफिट तो चाहिए ही। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि मार्केट में उसकी वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है, अब प्रॉफिट कब आएगा? जब हमारी जो पैदावार है वो बहुत अच्छी होगी। तो वो अच्छी कब होगी? जब मिट्टी अच्छा होगा। मिट्टी अच्छा है कि नहीं वो हम कैसे पता लगा सकते हैं? सॉइल टेस्टिंग करके। तो मिट्टी का, और मिट्टी भी अच्छी हो गई, उसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि तापमान कितना है, मौसम क्या चल रहा है, ये भी दिमाग में रखना पड़ता है, ताकि हम अच्छी फसल उगा सके। तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जिन पे अगर हम ध्यान देंगे और उसके बाद क्रॉप का सिलेक्शन करें तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। जैसे कि जो धान है वो राइस ग्रोज वेल इन वाटर रिच सॉइल, मतलब जो पानी ज्यादा सोखती है, होल्ड करके रखती है जो मिट्टी, उसमें जो है चावल यानी कि धान की खेती अच्छी होती है। और जो मिलेट यानी कि जो बाजरा है वो कम पानी में भी, थोड़ा सूखे जगहों में भी उपजाऊ होता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन एक टेक्निक है बेसिकली। अगर हमारा जो सॉइल है, अगर एक हमारी एक मिट्टी है, एक खेत है, उसमें अगर हम एक ही फसल साल भर उगाते रहेंगे तो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन था वो लेता जाएगा। ठीक है, तो दो बार के बाद या हो सकता है एक बार के बाद ही आप जब दोबारा वो फसल लगाने जाओ तो उसमें उसको पोषण की कमी मिले, क्योंकि मिट्टी में से वो सारा पोषण जो है पहले बैच में खत्म हो गया है। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन का सहायता लेते हैं। अगर आप अपने खेत में साल भर एक ही फसल नहीं उगा के, जैसे गेहूं गेहूं उगाते जा रहे हो, उसके अलावा आप क्रॉप रोटेशन करो। यानी कि एक बार आपने गेहूं उगा ली, ठीक है, तो गेहूं क्या है ना, मिट्टी से नाइट्रोजन लेता है। नाइट्रोजन उसको बहुत जरूरी होता है। तो अगर मान लो ये आपका खेत था, आपने एक साल इस पे गेहूं उगा दिया, ठीक है, अब मिट्टी में जो क्या है, नाइट्रोजन कम हो गया है। तो अब आप क्या करोगे? क्रॉप रोटेशन में आप इसमें यहाँ पे अगली बार कुछ दालों का पौधा लगाओगे। ठीक है, दाल की फसल लगाओगे। दाल की फसल की जो जड़ें होती है ना, उसमें राइजोबियम होता है। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन से ये मतलब है कि आ, मैंने गेहूं उगाया था, गेहूं उगाया था तो वो खेत से सारा नाइट्रोजन ले गया। अब अगली बार उसमें गेहूं उगाने जाए तो गेहूं जो है उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो हमने बीच में क्या करा, पहले उस दोबारा गेहूं उगाने से पहले वहां दाल उगाई। तो दाल में लेग्यूमस प्लांट्स होते हैं, दाल दाल मटर ये सब जो है वो लेग्यूमस प्लांट होते हैं। ठीक है, पल्सेस यानी कि दाल जो है लेग्यूमस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिए, ये हमने लगाया। तो इनके जो जड़ है उनमें राइजोबियम होता है, जो कि मदद करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी कि जो सॉइल में से नाइट्रोजन की कमी हो गई थी वो उसको वापस से रिफिल करता है। क्रॉप रोटेशन से फायदे क्या होते हैं? मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसको बना के रखता है। रिड्यूसेस पेस्ट एंड डिजीजेस, कीड़े और बीमारियों के साइकिल टूट जाता है, उसको कम करता है। और मिट्टी में नए न्यूट्रिशन मिनरल्स डालता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं
जो मैंने अभी आपको बताया कि गेहूं की कटाई के बाद खेत में हम दालों को लगाते हैं जो कि लेग्यूमस प्लांट होते हैं, क्योंकि लेग्यूमस जो होता है वो हवा से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी में नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, यानी कि खाद कब डालना है, कितना डालना है, उसके तरीकों को समझना भी जरूरी है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट मींस अप्लाइंग द करेक्ट टाइप एंड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एट द राइट टाइम, यानी कि करेक्ट टाइप मतलब कौन सा फर्टिलाइजर, अमाउंट कितना डालना है, और राइट टाइम कब डालना है। ठीक है। तो कि खाद जो है वो तीन टाइप की होती है। ठीक है। ऑर्गेनिक, केमिकल एंड बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, केमिकल मतलब रासायनिक, और बायो फर्टिलाइजर यानी जो कि बायोलॉजिकल चीजें होती है, उसमें जीवाणु वगैरह होते हैं। ठीक है। इससे इसके क्या क्या मतलब सही तरीके क्या है, तो इनका ज्यादा यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे मिट्टी जो है वो जल जाती है, ओवरडोज से खराब हो जाती है मिट्टी। हमेशा अपने सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ही खाद डालने चाहिए, बिना सॉइल रिपोर्ट के जाने की हो सकता है उसमें जरूरत थी नहीं, आपने खाद एक्स्ट्रा डाल दिया, ओवरडोज की वजह से मिट्टी जल गई, खराब हो गई। खाद को पूरे खेत में बराबर डालना चाहिए। ठीक है। अब हम एक एक करके इन टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग प्रकार है। ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो कि जैविक खाद है, वो नेचुरल मटेरियल से बना होता है। ठीक है। जैसे कि गोबर खाद, मैन्योर से, ठीक है, गोबर खाद वगैरह से बनता है। जो फैक्ट्री मेड है, केमिकल फर्टिलाइजर है, वो फैक्ट्री मेड है, ये फैक्ट्री में केमिकल से बनता है। ठीक है। सॉइल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है, मिट्टी की क्वालिटी को हमेशा के लिए सुधार देती है। ठीक है। लेकिन जो ये केमिकल फर्टिलाइजर, ये क्विकली मतलब पौधों को बहुत जल्दी जो है पोषक तत्व दे देती है, लेकिन बहुत जल्दी दे देती है तो जल्दी का काम शैतान का होता है। तो वैसे ही ये असर तो बहुत जल्दी करती है, लेकिन केमिकल्स जो है अंत में पौधों से हमारे ही पेट में जाने हैं। तो केमिकल हम कम से कम इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि बाद में वो पौधे जो है वो हमें ही खाने होते हैं। तो केमिकल आखिरी में वो जा हमारे ही पेट में रहा है, तो केमिकल हम ही खा रहे हैं वो। इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। इको फ्रेंडली, नेचर और मिट्टी के लिए बिल्कुल सेफ है, इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है, खाद से बने हैं या गोबर से बने हैं या कंपोस्ट से बने हैं। ठीक है। फास्ट क्रॉप रिस्पॉन्स, मैंने बताया ना कि जल्दी कर देता है असर, क्रॉप भी जो है वो जल्दी से न्यूट्रिशन लेके जल्दी जल्दी बढ़ने लग जाती है, बीमारियां रहित हो जाती है फिर। स्लो न्यूट्रिएंट रिलीज है और फास्ट न्यूट्रिएंट रिलीज है। ठीक है। क्रॉप मॉनिटरिंग। अब देखो, हमने फसल फसल जो है वो बो दी है। ठीक है। लेकिन अब उसका रोजाना जो है वो देखभाल वो करना भी तो जरूरी है। तो क्रॉप मॉनिटरिंग का मतलब ही यही है कि फसल की ग्रोथ और उसकी हेल्थ पर लगातार नजर रखना। ठीक है। क्रॉप मॉनिटरिंग मींस रेगुलरली चेकिंग ऑन क्रॉप ग्रोथ एंड हेल्थ, उसके स्वास्थ्य पे, उसकी हेल्थ पे, और कितना बढ़ रहा है, फसल कैसे बढ़ रहा है, उस पे लगातार नजर रखना। फार्मर्स क्या क्या चीजों को मॉनिटर करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं? पौधे की ग्रोथ कैसी है, प्लांट ग्रोथ, वाटर नीड्स, उन्हें पानी की कितनी जरूरत है, कहीं कोई पेस्ट अटैक तो नहीं हुआ है, कीड़े तो नहीं लग गए हैं, कीड़ों का हमला तो नहीं हो गया है, न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई पत्ता पीला तो नहीं पड़ रहा है, या कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर अब इस क्रॉप मॉनिटरिंग में हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जो आप लोग मुझे बताओगे। तो क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि हमारी फसल की जांच करने के लिए हम लोग कौन कौन से चीजों से कर सकते हैं, कौन से हम टेक्नोलॉजी में किस किस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जांच करने के लिए? सेंसर्स, वेरी गुड नेहल। और बताओ। ड्रोन एंड सेंसर्स, वेरी गुड।
ड्रोन, जीपीएस सेंसर। सरस्वती क्या हुआ? क्यों समझ नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? ऑटोमेटिक ट्रैक्टर, स्मार्ट इरिगेशन नहीं, मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रही है? ये सब तो फायदे के लिए होगा ना, काम आसान करने के लिए स्मार्ट इरिगेशन या ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स। ये सब काम आसान करने के लिए है, ये किसान की मदद करने के लिए है, लेकिन मॉनिटर करने के लिए जो चीजें हैं उसमें आता है सेंसर, ड्रोन, जीपीएस। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो टूल्स जो हम लोग यूज करते हैं उसमें आता है लाइक किसान बार बार खेतों में ना घूमे, उसके बजाय वो सेंसर्स का, ड्रोन का या मोबाइल एप्स का या हाई टेक कैमरा का यूज करता है, ताकि घर बैठे बैठे पूरी फसल जो है वो मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आज का जो स्मार्ट किसान है वो अपने अंदाजे पर नहीं बल्कि डाटा पर काम करता है, ठीक है। वो अंदाजे से नहीं लगाता कि अच्छा चलो आज इतना पानी डाल देते हैं खेत में, चलो आज ये वाली खाद डाल देते हैं खेत में, अरे पत्ते तो पीले लग रहे हैं, चलो आके एनपीके डाल देते हैं खेत में। नहीं, वो अंदाजे के हिसाब से नहीं, डाटा के हिसाब से काम करता है, ठीक है। तो डाटा में क्या क्या चीजों का वो ध्यान रखता है, तो सबसे पहले तो वेदर रिपोर्ट, यानी कि मौसम कैसा है। ऐसा नहीं है कि उसको पता है कि कल बारिश होने वाली है तो आज जाके वो खेतों में सिंचाई कर दे। अगर उसको पता होगा कि कल बारिश होगी, मौसम विभाग से उसको पता चला है, फोन पे उसके अलर्ट आ रहा है, तो वो पानी आज नहीं करेगा सिंचाई खेतों में, क्योंकि कल बारिश होने ही वाली है, तो खेत में जो है ओवरडोज हो सकता है। सॉइल के मॉइस्चर का लेवल भी उसको पता हो, ऐसा ना हो कि सेंसर से उसने डाटा नहीं लिया है कि खेतों में मिट्टी में अभी पानी का जरूरत है भी कि नहीं है, मिट्टी सूखी नहीं रही थी और उसने फिर से एक डोज पानी दे दिया, तो ओवरडोज से भी क्या है, फसल खराब हो जाएगी। क्रॉप ग्रोथ के इंफॉर्मेशन के बारे में वो ड्रोन से पता करेगी कि कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं, पेस्ट अटैक तो नहीं है, ठीक है। उन सब डाटा का वो इस्तेमाल करती है सही फैसला लेने के लिए। इससे क्या फायदे होते हैं? इस डाटा से किसान जो है वो बेहतर प्लानिंग कर सकता है, पानी और केमिकल का वेस्ट जो है वो कम होता है, और ओवरऑल खेत का मुनाफा यानी कि प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप मैनेजमेंट। टेक्नोलॉजी किसानों के डर और रिस्क को कम करती है, खेत में उसे होने वाले मेन, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है फार्मर का मेन मॉनिटर फार्म्स मोर एक्यूरेटली। मतलब अगर वो अपने खेत का ध्यान रख रहा है या खेती पे ध्यान रख रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो आसानी से और अच्छे तरीके से मदद कर सकता है, ठीक है। अभी जैसे आप लोग उसमें ट्रैक्टर्स वगैरह बता रहे थे, तो उस वो मैनेजमेंट में आ गया, ठीक है, कि वो फसल का ध्यान कैसे रख रहा है ना। बट मॉनिटर कैसे करेगा? मतलब फसल लगा दी, चलो सिंचाई भी कर दी, तो उस चीज को वो मॉनिटर यानी कि उसकी देखभाल कैसे कर रहा है, ठीक है। उस पर नजर कैसे रख रहा है, मॉनिटर कैसे कर रहा है, मतलब नजर कैसे रख रहा है। तो नजर रखने के लिए तो सेंसर हो गए, ड्रोन्स हो गए, कैमरास हो गए, लेकिन अब उसकी देखभाल कैसे कर रहा है मैनेजमेंट में, वो आएगा। तो जो इरिगेशन वगैरह बता रहे थे आप, वो मैनेजमेंट में आएगा, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स जो मिट्टी के अंदर लगकर पानी का लेवल बताते हैं। जीपीएस मैपिंग जो खेत के नक्शे के हिसाब से ट्रैक्टर चलाने में मदद करता है। स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जो ऑटोमेटिक पानी सप्लाई करने वाली तकनीक है उसमें मदद करता है। ड्रोन्स मॉनिटरिंग यानी कि आसमान से पूरे खेत का एक्सरे निकालना। अगर हम कहें सही बात हमें, तो एक्सरे कर लेता है ये पूरे एकदम खेत का, वो अच्छे से बताता है कि कहाँ पे ड्रोन, कौन सी फसल में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, कहीं कीड़े तो नहीं पड़ रहे हैं, तो वो आसमान से बिल्कुल एकदम सारे खेत की निगरानी कर लेता है एक ही बार में। फार्म मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी है जो मोबाइल पर पूरे खेत का हिसाब किताब रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि चैलेंजेस यानी कि कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सॉइल मैनेजमेंट में। तो फार्मर्स में फेस प्रॉब्लम सच एज सॉइल इरोजन, तेज हवा या पानी से जो मिट्टी का उपजाऊ लेयर है वो बह जाता है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तेज हवा की वजह से या पानी की तेज बहाव की वजह से, जो मान लो ये मिट्टी
मिट्टी होती है उसमें जो ऊपर वाला उपजाऊ लेयर होता है, ठीक है, ये जो उपजाऊ लेयर है ऊपर वाला, ये पानी के साथ बह जाती है या तेज हवा से बह जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। देन न्यूट्रिएंट लॉस, यानी कि ज्यादा खेती करने की वजह से एक ही मिट्टी पे आप बार बार खेती करे जा रहे हो, उसमें फर्टिलाइजर भी नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, या डाल भी रहे हो तब भी खेती अगर एक लगातार उस पर करते जाओगे तो उसका उपजाऊपन जो है वो कम हो ही जाता है, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी और बदलते मौसम की वजह से भी जो है चुनौतियां आती हैं सॉइल का ध्यान रखने में। एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज, अगर आपने जरूरत से ज्यादा फर्टिलाइजर भी यूज कर दिया है तो आपकी मिट्टी जो है वो जल जाती है, ओवरडोज की वजह से खराब हो जाती है। बिना सोचे समझे अगर हम ज्यादा केमिकल यूरिया डाल देते हैं तो भी मिट्टी जो है वो बंजर हो जाती है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हेल्प सॉल्व दीज इश्यूज। तो अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखेंगे, हम ध्यान देंगे, निगरानी भी रखेंगे, तो हमारे इन सब परेशानियों से हमें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारी सॉइल मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ गुड सॉइल एंड क्रॉप प्रैक्टिसेस। तो अब हम देखेंगे कि हम गुड सॉइल एंड क्रॉप प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एक आइडियल स्मार्ट फार्म देखेंगे तो उसमें हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें हम सॉइल टेस्टिंग बिफोर प्लांटिंग, बीज बोने से पहले हम सॉइल का टेस्ट कराएंगे। जैसे कि हम दवा लेने से पहले अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया कि आपको जाओ आपको कमी है ही, हीमोग्लोबिन की कमी है, और आप बिना टेस्ट कराए, मान लो डॉक्टर की बात है कि ठीक है आपको हीमोग्लोबिन की कमी है और आप दवाई लेना शुरू कर दो, नहीं, आप सॉइल टेस्टिंग करते हो। तो प्लांटिंग के पहले भी अगर आप सॉइल टेस्टिंग कर रहे हो तो वो जरूरी है। देन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो पानी बचाने में भी मदद करता है, और ऑटोमेटिक भी सेंसर से कनेक्टेड हो सकता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, तो आपको बार बार खेतों में जाके पानी चलाने की, सिंचाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्रॉप रोटेशन मेथड, जो मैंने अभी पहले आपको समझाया था कि क्रॉप रोटेशन क्या है, तो अगर क्रॉप रोटेशन का हम यूज करेंगे हर सीजन में, तो जो पोषण का रिफिल है वो हो जाएगा, हमारे खेत में जो रिफिल हो जाएंगे कुछ पोषक तत्व, जिसकी वजह से आगे जब हम उसमें खेती करेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेगा। ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूजेस, हम केमिकल की जगह अगर ऑर्गेनिक कंपोस्ट यानी कि गोबर के खादों का इस्तेमाल करें, या सड़े गले पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं, मतलब रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें, तो हमारी मिट्टी जो है वो उपजाऊ रहती है। और टाइमली फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, यानी कि सही समय पर नाप तौली खाद अगर हम अप्लाई करते हैं, ये नहीं कि हर टाइम डाल रहे हैं जितनी मर्जी उतनी खाद डाल रहे हैं, नहीं, सॉइल के हेल्थ के हिसाब से अगर हम खादों को डालेंगे मिट्टी में तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ओके, तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि कितने तरह की जो है वो मिट्टी होती है, ठीक है। कितने तरह की होती है मिट्टी? कौन कौन सी होती है? नाम बताओ, कुछ तीन चार नाम बताओ। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, स्टिल सॉइल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप मुझे डिफरेंस बताओगे हर सॉइल में? जो सैंडी सॉइल है, आप कैसे पता करोगे कि वो सैंडी सॉइल थी? उनके क्या है टेक्सचर वगैरह में? चिकनी,
बालुई रेत काली। तो देखो, जो रेतीली मिट्टी होती है यानी कि सैंडी सॉइल, इस मिट्टी में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। मतलब जो खरदरी होती है मिट्टी, हाथ में लेने पर एकदम खुरदुरी सी लगती है। और पानी रोकने की जो इसकी क्षमता होती है, वाटर रिटेंशन, वो बहुत ही खराब होता है। इसके पार्टिकल्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो है काफी गैप रह जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं, सैंडी जो है ऐसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो उस सॉइल रिटेंशन, वाटर रिटेंशन जो है वो लो होता है काफी, ठीक है, क्योंकि उसके मिट्टी में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। तो पानी के बीच में जो है, सॉरी, गैप के बीच में जो है बहुत खाली जगह होती है, जिससे आप पानी डालोगे तो पानी जो है वो तुरंत नीचे चला जाता है, रुकता नहीं है। पोषक तत्व जो है इसमें बहुत कम होते हैं, क्योंकि पानी के साथ ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं सारे, और पानी के साथ ही वो फिर बह भी जाते हैं, बीच के गैप में बह के नीचे चले जाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स भी है वो भी कम होता है, ठीक है। और खेती के लिए ज्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, ठीक है। अगर इसमें हम डालेंगे ऑर्गेनिक मैटर तो ऑफ कोर्स अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर हम नहीं डालेंगे तो ये खेती के लिए अच्छी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी, इसके पार्टिकल साइज जो है वो बहुत छोटे और बारीक होते हैं। हाथ में लोगे तो एकदम स्मूथ और पाउडर जैसा लगेगा, ठीक है। और गीली होने पर जो ये है एकदम चिपचिपी सी हो जाती है, ठीक है, जैसे कि कीचड़ या कीचड़ जैसा। इसकी पानी रोकने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, वाटर रिटेंशन बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम एक्सीलेंट। तो इसमें पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो पानी जो है बह के नीचे नहीं जाता, रुका रहता है। तो न्यूट्रिएंट्स भी जो है इसमें वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और फसल के लिए सबसे बेस्ट है। देन है हमारे पास लोमी, दोमट मिट्टी, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ठीक है। जो लोमी सॉइल है, ये इस मतलब ये अकेली मिट्टी नहीं है, इसमें सैंडी, क्ले, स्लेट, ये सारे मिट्टी एक साथ मिक्स होते हैं, ठीक है। कुछ बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। पानी रोकने की क्षमता जो है इसमें परफेक्ट होती है, परफेक्ट, ठीक है। आ, जितना पानी जरूरी है वो सोखता है, एक्स्ट्रा जो है वो निकल जाता है। ड्रेनेज भी अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि एकदम गीली रह जाती है मिट्टी, जैसे क्ले सॉइल है, अगर इसमें आप बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी डाल दोगे तो वो चिपचिपी हो जाएगी, रुकी रह जाएगी पानी, और पानी बहेगा नहीं। लेकिन लोमी सॉइल में क्या है, अगर ज्यादा पानी डल भी जाता है तो वो बह जाती है। न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें, इसमें हुमस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मानी कि ह्यूमस होता है जो सड़े गले पत्तों की वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हुआ होता है ना मिट्टी में, वो इस लोमी सॉइल में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है, यानी कि फर्टिलिटी काफी अच्छी होती है इसकी। अब हम देखते हैं कि जो सैंडी सॉइल है उसमें हम लोग कौन से क्रॉप्स बेस्ट उगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग कैरेट यानी कि गाजर, गाजर, मूंगफली, ठीक है, गाजर, मूंगफली, बाजरा, ये सब उगा सकते हैं। देन जो हमारी चिकनी मिट्टी है उसमें हम लोग चावल, गेहूं, चना, ये सब उगा सकते हैं। हमारी जो लोमी सॉइल है उसमें हम टमाटर, आम, गन्ना, ठीक है, ये सब उगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का।
ये आज का असाइनमेंट है, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग, इसके बारे में लिखना आप लोग 150 वर्ड्स में। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल टेस्टिंग, व्हाई सॉइल टेस्टिंग इज नेसेसरी, इसका क्या जरूरत क्या है सॉइल टेस्टिंग की, फार्मर्स को उससे, किसानों को इससे क्या फायदा मिलता है, क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि अच्छी फसल में इसका क्या फायदा है, कैसे अच्छी फसल उगाने में मदद करती है, और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में भी कैसे मदद करती है, इसके बारे में लिखना। सॉइल टेस्टिंग में ये सारी चीजें इंक्लूड करके लिखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। हाँ, अब किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? किसी को कोई डाउट है आज का? कुछ नहीं पूछ। एग्जाम्पल समझ आया, टाइप्स ऑफ सॉइल समझ में आया? थैंक्स पल्लवी। कल का क्लास यानी जिनकी जो भी लेक्चर रह गई है ना, वो रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे से कर लेना। सेल्फ कोड अकेडमी यूट्यूब पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर की, उस प्लेलिस्ट से आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लेना। सेल्फ कोड अकेडमी ही आपको यूट्यूब पे भी चैनल मिल जाएगा। हाँ, लोमी सॉइल जो है उसकी पैदावार सबसे अच्छी है, लोमी सॉइल। इको फ्रेंडली और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो है वो इको फ्रेंडली ही है, क्योंकि उसमें हम लोग कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। हाँ हाँ, ऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये तीन टाइप बताए थे मैंने। इको फ्रेंडली तो मैंने नहीं बोला था कि अलग टाइप है। इको फ्रेंडली जो है वो ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर जो है वो इको फ्रेंडली होता है, क्योंकि उसमें हम किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेहल ने एक वीडियो शेयर की है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, वो वीडियो आप सबकी देख लेना। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो लोग लीव कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लो। अटेंडेंस कैसे बनेगा ये सब मत पूछना, सेल्फ कोड इंटर्न वाली साइट पे ही बनेगा, और बाकी टेक्निकल जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका मुझे पता नहीं होता, तो वो सब मुझसे मत पूछा करो प्लीज। क्लास 5 बजे स्टार्ट होती है, 5 से 6 क्लास का टाइम। 5:10 से मैं शुरू कर देती हूँ, 5:08 5:07 से सबका वेट करके कि अब तो सबने ज्वाइन कर ही लिया होगा। समझ आ रहा है तुम लोग को क्या पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? कुछ मुझे सजेशन देना हो कि मैं कुछ और सुधार कर सकूं समझाने में? किसी को कोई लैंग्वेज की दिक्कत है तो वो भी बता सकता है कि और मैं अगर हिंदी में ज्यादा बात बताऊं।
ओके, कौन सी फसल होती है तुम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा, तुम लोगों के क्षेत्र में कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उपज किया जाता है? होगा ना, किसी किसी सब्जी के लिए या किसी किसी फल के लिए, या कौन से आम के लिए जाना जाता होगा? मक्का। मक्का, कौन सी जगह से हो आप विवेक? गेहूं, मक्का, धान। गेहूं, आलू। धान, गेहूं। आलू किसने बताया था? आलू। मैंगो, यस मैंगो तो है। पूर्णिया, अच्छा। आलू, परवल, मैंगो। परवल, परवल तो सब्जी है। मैंगो, लीची सीजनल फ्रूट्स है। सुपौल, सहरसा, इन सब में ना दोमट मिट्टी है, वहां पे मक्के की खेती बहुत अच्छे से होती है। ओ अच्छा। अनानास किशनगंज, ओ वाह, मुझे पता नहीं था किशनगंज में अनानास होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग जा सकते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अनार की भी खेती हो रही है बिहार में, मुझे नहीं पता था। मक्के के लिए खगड़िया पूरे इंडिया में नंबर 1 है, वाह। ये भी मुझे नया पता चला, थैंक यू। मधुबनी वाला ऑलराउंडर है मैम ओके। लीची मुजफ्फरपुर में, यस ये पता है मुझे। अ, मुजफ्फरपुर का तो पता है मुझे। लीची। ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी हो रहा है बिहार में, मुझे पता नहीं था। मधेपुरा में, वाह। सब उपजता है, वाह। अब तो लोग मशरूम की भी खेती कर रहे हैं काफी ज्यादा। बिहार में भी देखा है मैंने, लोग करते हैं अब तो मशरूम की भी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय बाय।